अस्सलाम वालेकुम। चलिए एक सवाल करते हैं और इसमें भी बस एक छोटा-सा इख्तिलाफ है, कैसे वो बता दूँगा, बाकी करता हूँ बोर्ड पे। अच्छा, इस सवाल का ना बुक में सॉल्यूशन प्रिंट नहीं हुआ हुआ, तो मैंने कहा तो है वो प्रिंटिंग वालों से कि इस पेज को ना ग्रुप्स में शेयर कर लें। तो और तो कोई हल नहीं है कि आप उसका प्रिंट आउट निकाल के इधर पेस्ट कर लें, यही हल है और कोई हल नहीं है। हैं? नहीं, वो तो 2 ही पेज हैं, मैं कॉलेज प्रोवाइड कर दूँगा। पढ़ लें क्वेश्चन। वीनस ट्रेडिंग लिमिटेड क्वेश्चन 22 करता हूँ बोर्ड पे।
जी इजाजत है तो शुरू करूं। बस ये कैश फ्लोज ही अच्छे हैं इसमें, बाकी केई तो स्ट्रेट गिवन है। दिसंबर 18 और मेरी बुक में क्वेश्चन 21 नहीं 22 सवाल में कहा हुआ है, इसलिए एपीवी। तो सबसे पहले बेस केस एनपीवी। अच्छा, इसमें आईकेप के सोल्यूशन से मुझे सिर्फ इतना इख्तिलाफ है कि उन्होंने ये जो टेक्स्ट शील्ड की पीवी थी वो भी केई पे ही निकाली हुई है, तो ये कोई तुक नहीं थी। बाकी ठीक है कैश फ्लोज 0 1 2 3 4 5 क्या वो टेक्स्ट शील्ड की पीवी भी उन्होंने केई पे डिस्काउंट की, तो वो कॉन्सेप्चुअली ही गलत है। वो आरएफ या प्री टैक्स बोरिंग रेट पे होती है, केई पे नहीं होनी चाहिए। 4 के 5 रिटेंशन मनी नहीं, कैरी फॉरवर्ड लॉस तो टैक्स की बात है ना। रिटेंशन मनी साल बाद मिलनी है, तो वो भी कैश फ्लो आना है। जी जनाब, कस्टमर से हमें पैसे मिलने हैं, रिसीट्स यानी 25%। अच्छा, एक तो हमें मिल जाना है फौरन 25%। किसका 25%? तो एक तो हमें मिल जाना है 25%, और यहीं पर दिखा देते हैं बेशक 1500 का 25%। 375 फौरन, 0 एडवांस। अगले साल 1500 के 10%, लेकिन 0.75 0.95। बल्कि ये ब्रैकेट को अगर मैं फार्मूला बना दूं, पहले ही ब्रैकेट समझ लें। ये 10% क्या किया, ईयर 1 में 10% मिलना है, लेकिन दो चीजें कट के 25% एडवांस वाला कट जाना है और 5% रिटेंशन वाली कट जानी है। तो इतना है जो कैश मिलेगा, 0.75 0.95। अच्छा, ये ना मुझे अंदाजा हो गया यहाँ गंद मच जाना है, तो ये पहले बिल में ही कर लेंगे 25%। नहीं, सब में हर बिल मैं इधर दोबारा दिखाता हूं। एक तो 0 पे मिलेगा 1500 का 25%, 2 नहीं 375। फिर 1 में जाके ना 1500 के 10% का बिल बनेगा। अब जब ये 150 मिलने लगेगा तो इस 150 में से 150 का 25% कट जाएगा और उस 150 का 5% कट जाएगा, क्योंकि हर बिल में से उस बिल का 25% कटना है। 106.88। 1500 का 25% इंटू 0.75 इंटू 0.95, 267.19। 1500 का 35% का 0.75 का 0.95, 374.06। 1500 का 30% हो गया पूरा, 35 65 75 ठीक है, 0.75 0.95 320.62। और रिटेंशन मनी आखिर में मिल जाएगी, ये जो सबका 5% काटा हुआ था, पूरे 1500 का ही 5% कटा हुआ था ना, तो वो सब मिल जाएगा 75। और ये सब मिला के देख लें, ये
1500 ही बनेगा, ये सारा मिला लें 1500 ही बनना है। तो ये एक अच्छी कैलकुलेशन है इसमें अंग्रेजी में जो लिखा हुआ है पॉइंट 1 में, 2 में और 3 में, ये सब मैंने वो काम किया। जी, अंग्रेजी और कैलकुलेशन में कोई परेशानी? रिटेंशन में नहीं, जब कस्टमर को हम सर्विस देंगे ना तो हम इतना बिल बनाएंगे। अब 4 साल में हम उसको कंस्ट्रक्शन तो पूरी कर देंगे, लेकिन क्या पता हमारा काम ठीक ना हो, तो वो कहेगा थोड़े पैसे तुम्हारे में रखूंगा, 1 साल चेक करूंगा। अगर उस 1 साल में, और ये प्रैक्टिकली भी इसलिए किया जाता है कि इस 1 साल में अगर कोई खराबी निकला है ना तो फिर वो उन पैसों में से पूरी करेगा, लेकिन मैं नहीं देता तुम्हें पैसे। तो वो जो कस्टमर हमारे पैसे रख रहा है, रिटेन कर रहा है, इसको रिटेंशन मनी कहते हैं, और वो फिर 5वें साल जाके देगा। जी, मोबिलाइजेशन एडवांस इसका 375 का 25%। 375 का 25%? क्यों? अब ये पता चल रहा है कि हमने इसका 25% काट देना, मोबिलाइजेशन एडवांस। नहीं, मोबिलाइजेशन एडवांस का 25% नहीं काटना। 1500 टोटल प्राइस एग्रीड है, इस 1500 का 25% एडवांस मिलेगा, इस 1500 का 5% 5वें साल मिलेगा। अब 25 पहले मिल गया, 5 बाद में मिलना है, तो पूरे 4 साल में हम कस्टमर से 70% ही और लेंगे ना, 25 5, लेकिन बिल हम पूरे 1500 का बना के देंगे। अब जब हम बिल्स बनाएंगे तो बिल्स टोटल 1500 के ही बन रहे होंगे, क्योंकि हमने काम 1500 का करके देना है, लेकिन पैसे देते हुए वो इसमें से 85% नहीं 30%। अच्छा, ये बाकी 15 बन रहा है, मुझे लगता है एक गलती हो गई है, एक गलती लग रही है मुझे हो गई है। ये जरा देखें कितना बन रहा है, मुझे डिडक्ट करने में एक गलती लग रही है। ये मुझे 1500 नहीं लग रहा, नहीं बन रहा ना, हाँ गलती हो गई है। असल में मैंने ये 75 करके फिर 95 कर लिया है। पैसे कटेंगे 30%, हर बिल में से 30% कटेगा। देखें 1500 के जो बिल्स होंगे ना, वो बिल्स अगर आप मिलाएं तो वो 1500 ही होंगे, क्योंकि काम 1500 का करके देना है। तो 1500 के बिल हम 10 25 35 30 4 टुकड़ों में करके, प्रोग्रेस बिल्स कहते हैं उनको जी, प्रोग्रेस बिल्स, वो हमने कस्टमर को बिल्स जो बना के देने वो पूरे 1500 के बना के देने, लेकिन वो पैसे देते हुए तीस % काट लिया करेगा। ये गलती हो गई थी, वो 30% काट लिया करेगा। अच्छा, 30% क्यों काटेगा? क्योंकि 25 वो पहले दे चुका, 5 उसने तरसा तरसा के पैसे देने, तो वो हर बिल में से 30% काटता जाएगा। 105 262.5 0.5 315 ये बनेगा अब इंशाल्लाह 1500। वो मैंने इस 75 का फिर 95 कर दिया था, वो गलती होगी। तो 30% टोटल डिडक्शन होगी, 25 एडवांस वाला एडजस्ट हो रहा होगा हर बिल का, तो इन टोटल वो 1500 का 25 एडजस्ट हो जाएगा, और 5 भी हर बिल का एडजस्ट होगा, तो इन टोटल वो पूरे 1500 का 5% डिडक्ट हो चुका होगा, यानी हर बिल में से 25 और 5 30% डिडक्ट हुआ करेगा। आपने ना ये 25% कंसीडर किया, दिया हुआ है, मैंने क्या कंसीडर किया? 1500 टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है,
इसका 25% लमसम एडवांस मिल गया। अब हर प्रोग्रेस बिल का अलग अलग उस बिल का 25-25 काटते जाएंगे, तो इन द एंड पूरे का 25 ही कट गया होगा ना। ये मतलब प्रोपोर्शनेटली का है। मेरा सिर्फ यही क्वेश्चन है, अगर यही इसी सिनेरियो में अगर 25% मोबिलाइजेशन एडवांस होता और इसकी लाइफ जो है जो कि 4 ईयर है 5 ईयर, अच्छा ठीक है, तो 25-25 के साथ एडजस्ट नहीं होता। आप 25 4 साल की वजह से 25 कह रहे हैं? ये देखिए ना, व्हाट यू डू है प्रोपोर्शनेटली, ठीक है, प्रोपोर्शनेटली में मीन के जो अमाउंट है इक्वल अमाउंट्स में मैं नहीं, प्रोपोर्शनेटली का मतलब है जितना जितना बिल हो, जो इस 375 का इस टोटल 1500 के साथ प्रोपोर्शन है, उतना ही प्रोपोर्शन हर बिल का कटता जाएगा। मतलब हर बिल का 25% कटता जाएगा। ये 25% 4 साल वाला 25% नहीं है। रिसीट्स, चले एक ये अच्छा पॉइंट था इसमें, और एक रनिंग फाइनेंस वाला अच्छा पॉइंट है। 105, बल्कि सारा ही अच्छा है, टैक्स भी अच्छा है। 262.5, 367.5, 315.75। अच्छा, मैंने इसको एक और तरीके से प्रेजेंट किया है। जो सॉल्यूशन आपको कॉपी होकर मिल जाएगा वो एक और तरीके से। मैंने रिसीट्स लिख ली हैं। इसको ऐसे भी कर सकते थे कि आप बिल्स की अमाउंट लिखते और फिर एज एन आउटफ्लो एडवांस की डिडक्शन और रिटेंशन मनी की डिडक्शन लिख देते। उससे एक फायदा होना था, वो मैं आपको टैक्स में जाके बताऊंगा क्या फायदा होगा। मैंने आपको रिसीट्स कैलकुलेट करके दिए ताकि आपको इस शक्ल से भी ये चीज समझ आए। अब मुझे टैक्स में एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ जाएगा, लेकिन 2 लाइनें लिखनी बच गई। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने रिसीट्स करके किया। अब मुझे टैक्स में बस एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ जाएगा, और जो सॉल्यूशन बुक में प्रिंट ना हो सका उसमें बिल्स लिखे थे और सिर्फ बिल्स की अमाउंट लिख के एडवांस और रिटेंशन वो डिडक्शन के तौर पे लिखा हुआ था। उससे फिर एक टैक्स में फायदा हो जाना था। चलें जी आगे। आगे क्या कैश फ्लो है? मटेरियल है। मटेरियल उन्होंने कहा है कि टोटल 700 है और उसको वो खुद ही बांट के बता रहा है 700 इंटू। अच्छा ये ना, ये आई कैप लेवल की प्रेजेंटेशन है बिल्कुल जो मैं करने लगा हूं। 40% कॉमा 20% कॉमा 20% कॉमा 20%। ये हम पेपर मार्कर को ये बता रहे हैं कि 700 का 40 लगाऊंगा, फिर 20 लगाऊंगा, फिर 20 लगाऊंगा, फिर 20 लगाऊंगा। तो लगाएं 40, 280, 140, 140, 140। और क्या है? हमने एक ठेकेदार हायर किया और उसके साथ टोटल तय किया 150, लेकिन उसको हम ये पैसे देंगे दूसरे से शुरू करके हर साल बराबर। तो ये दूसरे में है 50, 50 और 50। और अदर कॉस्ट्स हैं टोटल 412, लेकिन ये 4 साल में फैल के 103। जी यहां तक ओके। अच्छा, टैक्स की वर्किंग करता हूं, वो दूसरी एक टैक्स की भी बड़ी अच्छी चीज थी। तो एक मसलहत के तहत मुझे आप
सिर्फ इन कॉस्ट्स का टोटल कर दें, सिर्फ कॉस्ट्स का 383 293 293 293 ये मिटाना है मैंने। ये वाली वर्किंग वन मिटा दें बस। शुक्रिया। डेप्रिसिएशन है तो फिर डेप्रिसिएशन कर लेते हैं पहले। कॉस्ट कितनी 250। कोई इनिशियल अलाउंस भी है तो ईयर 1 में एक हो गया इनिशियल 50%, बाकी रह गया 50% और फिर दोबारा से 10 12.5 112.5 11.25 101.25 10.13 91.12 9.11 0.01 और आरवी तो बस यही आरवी है। अच्छा, अब इस कंस्ट्रक्शन बिजनेस की कोई स्पेशल टैक्सेशन होती है तो मुझे नहीं पता, और मेरे ख्याल में एग्जामिनर भी शायद कोई स्पेशल टैक्सेशन नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। कोई स्पेशल टैक्सेशन होती है? स्पेशल टैक्सेशन से मुराद है किस तरह से, यानी फाइनल टैक्स होता है या जितना डिडक्ट हो गया रिसीट्स पे विथहोल्ड, रिसीट्स पे होता है? अच्छा, वो मिनिमम है। नॉर्मल टैक्स कैसे निकालते हैं? रेवेन्यू कैसे निकालते हैं? नहीं, रिसीट्स या रेवेन्यू? रेवेन्यू, ठीक है जी, सही है। असल में भी ऐसे ही होता है। फिर ये रिसीट्स हैं, ये रेवेन्यू नहीं है। ये तो रिसीट्स हैं क्योंकि वो तो पैसे काट के रख रहा है हमारे, क्योंकि पहले पैसे दे चुका था, और वो जो रिटेंशन उसने तरसा के पैसे देने, वो भी पैसे रोके हैं जबरदस्ती उसने। अगर रेवेन्यू की बात करेंगे तो रेवेन्यू वो है जो प्रोग्रेस बिल्स हैं, और वो प्रोग्रेस बिल 1500 का 10%, 1500 का कितना, 1500 का और 1500 का, ये रेवेन्यू। तो कैश फ्लो ये है, लेकिन टैक्सेशन में रेवेन्यू ये है। मैंने इसलिए इनका नेट टोटल नहीं किया,
मैंने सिर्फ ये खर्चे ले लिए, वो खर्चे यहाँ लिख लूंगा। तो कॉस्ट्स आ जाएंगी 383, 293, 293 और 293। इसमें मिला लेते हैं डेप्रिसिएशन, जो कि हो गई 125 एक और 12 एक, 137.5, 11.25, 10.15, 13 और 9.11। और ये आ गया लॉस। अब इस सवाल में उसने क्लियरली कह दिया है कैरी फॉरवर्ड करने को, इसलिए कर लेंगे कैरी फॉरवर्ड। इतना सारा? अच्छा ठीक है 370.5, ये नेगेटिव है तो ये कैरी फॉरवर्ड हो गया। 70.75। ये कैरी फॉरवर्ड हो गया। इधर 70 पॉइंट, ये आया ब्रॉड फॉरवर्ड और फिर कैरी फॉरवर्ड हो गया 299.75। इधर आया 221.87, ये आया ब्रॉड फॉरवर्ड। डबल 7.88, फिर कैरी फॉरवर्ड हो गया और 147.89, 77.88, 70 ये फाइनली टैक्सेबल है। तो बस ये आखिर में ही आना है टैक्स, कितना? 30%, बस यही 21। बस ये इतना सारा काम करके बस ये है टैक्स। तो टैक्स आ गया वर्किंग 3, बस ये 21। और इन्वेस्टमेंट कितनी? क्या है प्लांट मशीन, क्या चीज़ है प्लांट? इधर आ गया 250 और इधर आ गया 82.01। वन टू फाइव 278 नेगेटिव 30.5 नेगेटिव 4.5 पॉजिटिव 83.01 पॉजिटिव और 75 पॉजिटिव। है बाकी चीज सोल्यूशन से भी नहीं देख सकते, वो बोर्ड पे ही करना पड़ेगा। नहीं लेकिन मेरे ख्याल में एक चीज मिल गई है,
हाय हाय, हाँ 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 ठीक है, एक चीज़ बच गया जो मैं जिससे जान जा रही थी, आरएफ बच गया। डिस्काउंट रेट केई, अच्छा केई में बिल्कुल भी नहीं उलझाया हुआ, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट जिस सेक्टर में जाना है उसका एसेट बीटा ही दे दिया। ये कैसे पता कि एसेट बीटा है? अनगियर्ड बीटा एसेट बीटा को कहते हैं, क्योंकि अनगियर्ड का मतलब है इसमें गियरिंग नहीं है। तो एसेट बीटा वही है कि जो डेट को इग्नोर करके होता है, तो बस ये एसेट बीटा ही दिया हुआ है। तो अब आप इस एसेट बीटा को आरएफ आरएम यूज करें। आरएफ है 9% और आरएम माइनस आरएफ 6% है। तो ये जो शेयर्स की वैल्यू वगैरह ये सब ड्रामेबाजी है। क्या? हाँ है, नहीं वो नहीं है, मेरी बुक में तो है, वो तो उनसे प्रिंटिंग में नहीं निकला। हाँ चले ठीक है, मैं वो बीएफडी ग्रुप में मेरा ये नंबर नहीं है ना, वो नंबर घर पड़ा हुआ है, तो मैं देखता हूँ। हाँ ये ठीक है, मैं वो कोर्स में भी अपलोड ये वाला पेज कर देता हूँ सोल्यूशन बुक में से, और आपके ग्रुप में भी डाल देता हूँ। नहीं मैं वो वर्ड की फाइल है, मैं उतने का प्रिंट ले लेता हूँ और वो पीडीएफ डाल देता हूँ। अच्छा जी, केई निकल आएगा। ये सब ड्रामेबाजी है कि शेयर इतने हैं और ये इतना है, तो आरएफ आरएम माइनस आरएफ और बीटा, तो इससे केई निकालें तो ये केई निकल आएगा 13.2%। और एनपीवी निकालना आपके बाएं हाथ का खेल है, तो जो बेस केस एनपीवी निकल आएगी वो आपने क्या बताना है, मैं ही बता देता हूँ सोल्यूशन से। वो निकल आएगी 2.13 नेगेटिव, 2.13 नेगेटिव, बल्कि इतना तो सोल्यूशन नजर आ ही रहा है शायद, हाँ इतना तो आ रहा है 2.13 नेगेटिव। तो इसमें ये रिसीट्स और ये टैक्स वाला अच्छा पॉइंट था कि इजीली निकल आया। अब रह गई दो चीजें, डेट की इंटरेस्ट की टैक्स सेविंग और इशू कॉस्ट। इशू कॉस्ट कितनी? इशू कॉस्ट है जी 1%। ये बात लिखी हुई है पॉइंट नंबर 4 में, और वो 1% जो है वो अलाउेबल भी है। तो नहीं मैं तो इतना तो बता ही लूंगा, बता दूं। बेस केस एनपीवी, इशू कॉस्ट, डेट कितना लेंगे? अच्छा डेट से मेरी मुराद है इसमें पॉइंट नंबर 4 वाला डेट, अदरवाइज रनिंग फाइनेंस भी हो सकता है, वो भी एक डेट है, उस पे भी इंटरेस्ट होगा तो उसकी भी टैक्स सेविंग होगी। तो डेट मैं कह रहा हूं इस वक्त पॉइंट नंबर 4 में लिखे हुए लॉन्ग टर्म लोन को, तो लोन लेंगे हम 250 डिवाइडेड बाय 0.99, 252.52। तो वो जो 2014 वाला भी किया था उसमें भी आई कैप ने ऐसे ही किया था, इसमें भी ऐसे ही किया, तो हम इसी को ही फॉलो करेंगे फिर, यानी ये जो मुश्किल वाला इशू कॉस्ट है ना, तो हम इसी को फॉलो किया करेंगे। और इशू कॉस्ट बन जाएगी ये 2.52, और इसके ऊपर क्योंकि टैक्स बचना है 2.52 इंटू 30%, लेकिन ये बचना है जाके साल बाद, तो एक साल इसको कर लेते हैं डिस्काउंट। आरएफ पे
0.693। तो ये आउट है, ये सेविंग है, तो ये बन गया 1.83। ये हो गई इशू कॉस्ट। और रनिंग फाइनेंस की इशू कॉस्ट एज सच कोई नहीं है, बस रनिंग फाइनेंस है तो है, इशू कॉस्ट इसकी कोई नहीं है। बेस केस एनपीवी डन, इशू कॉस्ट डन। टैक्स सेविंग ऑन लोन, ये भी एक लाइन में ही निकल आएगा। लोन होगा ये, हर साल पड़ेगा इंटरेस्ट ये, टैक्स बचेगा ये। अच्छा, अब यहां पर ना कैलकुलेशन तो हो गई और एग्जामिनर भी इस चीज को खास सॉल्यूशन देख के आइडिया हुआ कि पेपर मार्कर एग्जामिनर ने भी इसको ज्यादा ध्यान से नहीं देखा था, और स्टूडेंट्स भी फ्लो में करेंगे, वो भी इतने ध्यान से नहीं देखेंगे जो मैं बात बताने लगा हूं। हर साल इतना टैक्स बचेगा और हर साल चूंकि इतना है तो एन्युटी डिस्काउंटिंग किस रेट पे, RF 9% पे, तो इस पे लगा लेते हैं एन्युटी डिस्काउंटिंग 1 माइनस 1.09 पावर 4। अच्छा, अब यहां पर जो चीज किसी ने गौर नहीं की होनी, पेपर में बैठ के भी नहीं की होनी, और पेपर एग्जामिनर ने भी इसको को खास लिफ्ट ही नहीं कराई, भाई हर साल टैक्स पड़ ही नहीं रहा तो बच कहां से रहा है। टैक्स ही जाके चौथे साल पड़ रहा है, तो उस पर टैक्स बचना कहां से है, तो कैरी फॉरवर्ड ही होते जाना है। हम एन्युटी लगाने लगे, इसका मतलब हर साल इतना टैक्स मिलेगा बचेगा, तो हर साल तो बचना ही नहीं है टैक्स, वो तो पहले ही लॉसेज में चल रहे हैं। तो ये बीसी प्रोजेक्ट का ही कर रहे हैं नहीं, तो वो हम तो पहले भी जो लेकिन असल में टैक्सेशन तो कंपनी की होती है ना, प्रोजेक्ट की थोड़ी होती है। टैक्सेशन तो कंपनी की होती है ना, बिजनेस की टैक्सेशन होती है, प्रोजेक्ट की थोड़ी टैक्सेशन होती है। तो जब हम चला ही सारा कुछ कैरी फॉरवर्ड लॉस रहे हैं, नहीं, लेकिन ये सबमिट एक बिट का है, एक बिट सबमिट। देखें सवाल वाले ने कैरी फॉरवर्ड कहा है इसलिए हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, अदरवाइज कैरी फॉरवर्ड करना बनता नहीं था, क्योंकि टैक्स बिजनेस का होता है, हर प्रोजेक्ट का थोड़ी टैक्स अलग अलग होता है। तो ये सिर्फ सवाल वाले ने कहा था, वो आपसे ये टेस्ट करना चाह रहा था कि कैरी फॉरवर्ड कैसे हैंडल करते हैं, इसलिए कैरी फॉरवर्ड किया, वरना टेक्निकली बनता भी नहीं था कैरी फॉरवर्ड, वो तो पूरे बिजनेस का होता है। तो इसलिए वैसे ही बता रहा हूं कि वो पॉइंट सोचा भी नहीं होना किसी ने, तो इसलिए आप बस फ्लो में चलें और टैक्स सेविंग लें। तो जब आप इसे एन्युटी डिस्काउंटिंग लगाएंगे तो टैक्स सेविंग आ जाएगी पीवी 24.54। अच्छा जी, तीन चीजें निकाल ली, एनपीवी, बेस केस, इशू कॉस्ट और लोन के इंटरेस्ट की टैक्स सेविंग। सवाल हो गया पूरा। सिर्फ आपको मैं बता देता हूं क्योंकि मुझे अंदाजा है, सीरियसली अंदाजा है कि ये जो इसने रनिंग फाइनेंस का पॉइंट दिया था, ये इससे क्यों दे दिया गया था। हैं? वो मैं बताता हूं आपको। इन तीन कैलकुलेशंस तक डन, और ये हो गया पूरा, और एपीवी है वो नेगेटिव है, ये नेगेटिव है वो पॉजिटिव है, तो नेट पॉजिटिव निकलेगी। आरएफ वाली मैं आपको स्टोरी बता देता हूं कि एग्जामिनर से हुआ क्या था बेचारे से, और मुझे पता है कि ये हुआ था। हुआ ये था कि एग्जामिनर ने अपने वालों एक चीज ये सोची कि मैंने ना ये नेगेटिव कैश फ्लो ले जाने, कैश फ्लोज नेगेटिव ले जाने, और आरएफ यूज हो जाएगा। तो जब आरएफ यूज हो जाएगा तो आरएफ का इंटरेस्ट पड़ेगा,
तो उस पर भी उसने टैक्स शील्ड लेने के लिए बनाया था। लेकिन आई नो कि कैलकुलेशन में हो गई थी गलती एग्जामिनर से, और उसकी वजह से उसके कैश फ्लोज वाकई नेगेटिव निकले होंगे, तो वो उसने अपनी तरफ से एक पॉइंट डाल दिया था RF। लेकिन अगर आप सही कैश फ्लोज बनाएं, जो एक एतराज उठाने के बाद सही ही है, अपलोड हुआ था वेबसाइट पे, वो आप जरा आइए सीधी वर्किंग पे। मैं इस ज्यादा पहले शोर शूट नहीं डालता होता था, तो उसके बाद शोर शूट डालना शुरू किया, तो ये वर्किंग एडजस्टेड है। ये वर्किंग 3 देखिए जरा, टूटा फूटा सोल्यूशन प्रिंटेड है, इसमें वर्किंग 3 देखें। ये ना कैश फ्लो बनी हुई है एक, वर्किंग 3 पेज 201 पहुंचे? अच्छा, अब देखें कैश फ्लो, समझिएगा। स्टार्टिंग पे हमारे पास 375 आ गया, ये देखें स्टार्टिंग ले लिया 375, ये कहां से आया? वो जो एडवांस मिला था। उसके बाद ये कैश फ्लोज हैं, यही सारे कैश फ्लोज उधर लिखे हुए देख लें। ये क्यों नहीं लिखा हुआ? दोबारा सुने, 375 से स्टार्ट किया, वर्किंग 3 देखें, स्टार्ट 375 से हो रही है। उसके बाद ईयर 1 2 3 4 5 के कैश फ्लोज ये लिखे हुए हैं, यही लिखे हुए हैं। 250 क्यों नहीं लिखा हुआ? 250 लोन लेके पैसा आया और प्लांट खरीदने में गया, तो वो नेट जीरो है। अब वो अगर 250 का आउटफ्लो इग्नोर कर दें तो देखें सारा साल पॉजिटिव ही चल रहे हैं, सारे साल RF ही नहीं पड़ रहा। तो इसमें गलती हुई होगी एग्जामिनर से कि उसने 250 यहां आउटफ्लो दिखा दिया होगा, उसकी वजह से सारे नेगेटिव चले गए थे। तो नेगेटिव आने से क्या हुआ? यानी रनिंग फाइनेंस यूज हो गया, तो उस पे इंटरेस्ट पड़ेगा, उस पे टैक्स शील्ड लगेगी। ये समझाया आपको इसलिए कि पॉइंट आ सकता है, तो इसलिए आप इसको सॉल्व करने के काबिल रहे हैं। हाँ, मतलब अगली दफा क्वेश्चन ठीक कर ले, वो अमाउंट चेंज कर दे, वाकई RF आ जाए। इसलिए पॉइंट समझा रहा हूं कि RF इसलिए दिया था ताकि RF की वर्किंग करें। एंड पे कैश फ्लोज अगर नेगेटिव निकले, इसका मतलब है कि रनिंग फाइनेंस यूज होगा, तो रनिंग फाइनेंस यूज होगा तो उस पर इंटरेस्ट पड़ेगा, वो भी डेट है, तो इंटरेस्ट पड़ेगा तो उस पर भी टैक्स सेविंग आएगी। तो इस सवाल में चूंकि डेटाबेस हैंडल हो गया, तो अल्टीमेटली वो RF रहा ही नहीं, तो इसलिए इंटरेस्ट ही नहीं पड़ा और इसकी टैक्स सेविंग भी नहीं आएगी। समझ नहीं आ रही? इस प्रोजेक्ट के स्टार्ट पे ही हमें एडवांस मिल जाएगा। फॉरेन इनफ्लो आ गया, ये मैंने स्टार्टिंग पॉइंट इनफ्लो 375 ले लिया। हाँ, जो ईयर 1 का जो ओपनिंग लिखा हुआ ना, वो स्टार्टिंग ही ईयर 1 स्टार्ट होते ही मिल गया, तो वो ओपनिंग लिख लिया। उसके बाद अगला कैश फ्लो इधर नीचे देखें तो फॉरेन या आउटफ्लो है, लेकिन ये इफेक्टिवली नहीं है। यहां तो हम दिखा रहे हैं क्योंकि हमने एनपीवी निकालते हुए इसको इन्वेस्टमेंट दिखाना होता है, लेकिन कैश फ्लो देखेंगे ना तो टेक्निकली ये कैश फ्लो रहा नहीं होगा, क्योंकि लोन लेंगे और प्लान दे देंगे, तो कैश फ्लो ही नहीं जाएगा। देखिए लोन आएगा 252, 2.5 ये गया, 250 प्लांट खरीदने पे गया, आया गया 0, तो उसको शो ही नहीं करते। बाकी यही है, यही लिखे हुए हैं। 278 नेगेटिव है, 30 नेगेटिव है, 74 पॉजिटिव है, 83 पॉजिटिव है, 75 पॉजिटिव है। और ये जो मजीद आउटफ्लो जा रहा है, जो हमने यहां नहीं दिखाया हुआ लेकिन वो आउटफ्लो होगा, वो है जो इसका इंटरेस्ट देना है। वो देखें हर साल 17 इंटरेस्ट जा रहा है। देखें, एक है एनपीवी निकालने के लिए कैश फ्लोज, एक है रनिंग फाइनेंस का। हम लोग एनपीवी निकालते हुए इन्वेस्टमेंट को 0 पे आउटफ्लो दिखाते हैं, लोन रीपेमेंट दिखाते हैं, इंटरेस्ट आउटफ्लो
नहीं दिखाते ना, क्यों? क्योंकि मैंने कहा था लोन और बाय टेक्निकली एक ही चीज है, तो हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन बस बाय को दिखा के कर रहे होते हैं। एनपीवी निकालने की वजह से वो इंटरेस्ट का आउटफ्लो नहीं दिखाया हुआ। लेकिन वर्किंग 3 क्यों बनाई है? असल कैश फ्लो जो वाकई होगा। तो असल में तो लोन आएगा और प्लांट खरीदने पे पैसा जाएगा 0, और हर साल टैक्स हर साल इंटरेस्ट जाएगा। तो वो जो इंटरेस्ट जाएगा ये वो लिखा हुआ टैक्स बचत के साथ। हाँ, और बाकी ये कैश फ्लोज। तो ये वर्किंग इसलिए समझाइए कि अगली बार अगर सवाल ठीक हो जाए तो फिर आरएफ हो सकता है, उस पर इंटरेस्ट हो सकता है और टैक्स सेविंग हो सकती है। अगर नेगेटिव आता तो हाँ, अगर नेगेटिव आ जाता ना, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब बैंक में पैसा पड़ा रहेगा। अगर नेगेटिव आ जाता है इसका मतलब वो ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। ओवरड्राफ्ट हो जाएगा तो इंटरेस्ट पड़ेगा और उस इंटरेस्ट पे टैक्स सेविंग आएगी और उसकी पीवी निकालेंगे। तो इसमें 2 तरह की फाइनेंस, डेट फाइनेंस हो गए, दोनों पे इंटरेस्ट की टैक्स सेविंग आती। इस पे तो वाकई आ रही है, उस पे इत्तेफाक से नहीं आ रही। तो इस पे हमने 12% यूज किया, 12 क्या है? 12% उसका इंटरेस्ट रेट नहीं, आप किस चीज की बात? ये 10 ही है यार। वर्किंग में 12% रनिंग फाइनेंस वो रनिंग फाइनेंस सवाल में कह रहे हैं, अरे देखो वर्किंग 3 समझ आइए, एंड रिजल्ट क्लोजिंग बैलेंस निकल आया। अब ये पॉजिटिव है, इसका मतलब बैंक में पैसे पड़े होंगे। अगर ये नेगेटिव होता तो ये रनिंग फाइनेंस यूज हो जाता, उस पे इंटरेस्ट जो देना पड़ता वो 12% देना पड़ता। ये जो पॉइंट 6 में लिखा हुआ है वो 12% देना पड़ता। तो अगर जिस साल में नेगेटिव आएगा उस साल में 12% लगाएंगे और उस पे टैक्स सेविंग लेंगे और उसकी पीवी निकालेंगे। इसमें ये दो एक तो ये भी रनिंग फाइनेंस पॉजिटिव आ रहा है, हाँ, दूसरा ये भी जो आपने यहाँ बताया कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, इसलिए भी नहीं आ रहा। नहीं कैरी फॉरवर्ड वाली बात तो इग्नोर कर दें, वो तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था कि ये बस फ्लो में एक टैक्स सेविंग निकाल ली। अदरवाइज देखें तो कंपनी अगर कैरी फॉरवर्ड चल रही है तो टैक्स कहां से बच रहा होगा, लेकिन इस बात को इग्नोर कर दें, ये टैक्स सेविंग निकल आई। रनिंग फाइनेंस वाली बात समझें कि अगर किसी साल में रनिंग फाइनेंस यूज हो जाए तो उस पे 12% इंटरेस्ट पड़ेगा, उस पे टैक्स सेविंग निकलेगी, उसकी पीवी निकलेगी। ओके, चलें बहुत टाइम हो गया, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।